नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 का विज्ञापन भी जारी हो गया, फॉर्म भरने भी शुरू हो गए और कैलेंडर भी जारी हो गया, जिसके हिसाब से आप संभावित परीक्षा तिथि का अनुमान लगा सकते हैं। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 97 से अधिक परसेंटाइल की आपको तैयारी करनी है। आपको बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि अगर आपके नंबर 70 हैं, 72 हैं, 75 हैं, तो आप इस बार फॉर्म मत भरिए, इस बार की पेट की परीक्षा मत दीजिए। पर इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। क्या हो अगर इस बार का पेपर आसान आ जाए और सभी बच्चे 70 के ऊपर चले, ज्यादातर बच्चे 70 के ऊपर स्कोर कर दें, तब आप कहां रह जाएंगे? क्योंकि 2 वर्षों के पेपर का कठिनाई और आसानी का स्तर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे और स्कोर आपका वही रह जाएगा। तो जो अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। इस बार तो बड़ी बड़ी भर्तियां आ गई, लेकिन हर बार इतनी बड़ी भर्तियां नहीं आएंगी। तो छोटी भर्तियों में कट ऑफ हाई रहेगी। तो पेट का पेपर सभी को देना चाहिए, मेरा मानना है सभी को फॉर्म भरना चाहिए और अच्छे स्कोर का और बेहतरीन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी तैयारी भी बनी रहेगी और आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं यकीन दिलाकर आपको कह सकता हूं। अगर हम एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की 15 अक्टूबर के आसपास मान लेते हैं तो अभी आपके पास तकरीबन 71 दिन 9 घंटे का समय बचा है। अगर 15 अक्टूबर के आसपास आपका पेपर होता है तो मान लीजिए मोटा मोटा 60 से 65 दिन आपके पास हैं इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए, अभी से लेकर 15 अक्टूबर तक। अगर 15 अक्टूबर के बाद में 20-22 तरफ होता है तो 2-3 दिन और जोड़ लीजिए। अगर पहले हो जाता है तो 2-3 दिन यहां पर घटा लीजिएगा। तो ये समय है आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए, जो स्क्रीन पर आपके लगातार चल रहा है। अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि पाठ्यक्रम में क्या है, सिलेबस में क्या है। बहुत से लोग आंख बंद करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, पूरे सिलेबस को समझते ही नहीं कभी। तो सबसे पहले आप मेरे साथ सिलेबस को समझिए। भारतीय इतिहास आपके सिलेबस में है। यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति ये पढ़नी है। बौद्ध धर्म पढ़ना है, जिसमें गौतम बुद्ध को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैन धर्म को पढ़ना है, जिसमें महावीर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मौर्य वंश को पढ़ना है, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, सम्राट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीजें आपको भारतीय इतिहास के 5 अंक के सिलेबस में पढ़नी है। फिर इतिहास का ही यह हिस्सा है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी पढ़ना है। यहाँ पर आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको पढ़ना है। भूगोल में आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, जिसमें नदियां होंगी, भूजल होगा, पर्वत होंगे, हिमनद होंगे, मरुस्थल होंगे, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, यानी कि आपको लगभग संपूर्ण ज्योग्राफी को पढ़ना है मात्र 5 अंकों के लिए। इसका जो मैंने मैराथन करा रखा है उसको देखिएगा। पेट के लिए एक और मैराथन दूंगा, जिससे आपकी ज्योग्राफी पूरी तैयार हो जाएगी और कहीं से उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका भी मैराथन करा रखा है। जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट था वो दे रखा है, आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991, योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि, ढांचागत श्रम, आर्थिक सुधार एवं जीएसटी को आपको पढ़ना है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, यानी कि आपसे लगभग पूरा संविधान यहाँ पर पूछ लिया गया है। संविधान का एक टॉपिक और जगह पर है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना है, जिसमें आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन एवं जीव विज्ञान होगा, यानी कि बेसिक जितना भी है इन तीनों का पढ़ना है। फिर आपको अंक गणित पढ़नी है, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। अगर नहीं आती है तो आपको कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर बस टॉपिक का नाम लिखिए और आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। 100 से ज्यादा
टीचर्स का। तो कोई एक टीचर तो आपको पसंद आ जाएगा जिसकी मैथ आपको समझ में आएगी और आसान लगेगी। बस डेली वही वीडियो आपको देखना है, सेम वीडियो डेली देखिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक क्लास को डेली 3 से 4 बार देख लीजिए, मतलब एक हफ्ता में एक चैप्टर को 3 से 4 बार कवर कर लीजिए, तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। 40-45 मिनट की क्लास होती है, 50 मिनट की है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी मैथ कमजोर है बस वही सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, तो चीजें आपके दिमाग में बहुत आसानी से आ जाएंगी। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो औसत है, समीकरण है, दशमलव है, भिन्न है, प्रतिशतता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशतता बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपका हिंदी टॉपिक है, ये तो आपको मैं ही करा दूंगा। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक, मुहावरे, अशुद्धियां, लेखक, रचनाएं। तो 5 नंबर की हिंदी ये, 5 नंबर की गणित और 5 नंबर की विज्ञान, 5 नंबर की आपके अंग्रेजी भी आई। तो अंग्रेजी में ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ते रहिएगा, बस उसी से आपका हो जाएगा। 3 नंबर का आपको एक गद्यांश मिलता है, ठीक है, अनसीन पैसेज मिलता है। पैसेज को पढ़ना आपको आना चाहिए, अगर आप वो कर लेते हैं फिर आपको अंग्रेजी में ज्यादा दम मारने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगला जो टॉप सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का, तर्क शक्ति का। तो यहाँ पर क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगनात्मक तर्क, तो ये सारे टॉपिक भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बहुत आसानी से आप एक एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़िए, एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भी आपको कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, यकीन मानकर चलिए। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स और जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। 10 नंबर की आपकी करंट अफेयर्स आएगी जो बहुत बड़ा हिस्सा है, और 10 नंबर का जो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा जिसको सब इग्नोर कर देते हैं, समझ रहे हैं, इसको सब इग्नोर कर देते हैं, कोई नहीं पढ़ता है, और बहुत आसानी से इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, राज्य, यूटी, संसद। तो यहां पर देखिए संविधान का मैं कह रहा था एक हिस्सा यहां पर भी है, तो संसद यहां पर भी दिया गया है, लोकसभा, राज्यसभा यहां पर दिया गया है जनरल अवेयरनेस में। फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, खेल, अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आएंगी। मैं आपको 400 से 500 वन लाइनर की एक क्लास कराऊंगा मैराथन, और ये 10 नंबर का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। 13 से 15 नंबर का जो आपका सेक्शन है, 13 से 15 पॉइंट का, तो यहाँ पर एक तो आपको अपठित हिंदी गद्यांश मिलेंगे, 2 गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करना होगा, 5 प्रश्नों के होंगे। ये भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगर आप हिंदी सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर भी ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्राफ की व्याख्या की बात करें तो 2 ग्राफ आएंगे। अब यहां पर आपकी कैलकुलेशन और थोड़ी ध्यान देने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ध्यान दे लेते हैं बहुत आसानी से ग्राफ की व्याख्या आप कर लेंगे, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप कर लेंगे, समझ लेंगे। तालिका की व्याख्या है तो 2 टेबल टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, तो ये आपके ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। तो तकरीबन आपकी 25 नंबर की मैथ हो जाती है, ग्राफ और तालिका अगर आप जोड़ लो, और हिंदी आपकी हो जाती है 15 नंबर की। तो 25 और 15 40 ये हो गए, बाकी बचा आपका 60। तो उस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जो आपका कमजोर है सेक्शन, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तैयारी कैसे करें? 97+ परसेंटाइल लाने की सीक्रेट रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस से में इंपॉर्टेंट क्या है, बड़ा क्या है, और कहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100 में से 50 नंबर सिर्फ 4 सेक्शन से आते हैं गद्यांश से। यहां पर 10 में से 8 से 9 नंबर लाना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ग्राफ में आप 10 में से 8-7 नंबर ला सकते हैं। तालिका में भी आप 10 में से 7-8 नंबर ला सकते हैं। अगर आपका मैथ कमजोर है तो 6 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। फिर आता है आपका करंट अफेयर्स, यहां पर आप 6 से 8 तक सही कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, तो यहां पर आपको कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन सही करने होंगे। सबसे पहले इन 50 नंबरों को पक्का करें। 50 में से अगर आप यहां पर 40 स्कोर कर लेते हैं तो बाकी 50 में से 40 स्कोर करना बहुत आसान हो जाए, यकीन मानकर। तो टारगेट अगर आप 80 से 85 लेकर चलेंगे बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। बस आपको लगातार निरंतरता बनाए रखनी है, और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो वो निरंतरता 101% बनी रहेगी। डाटा इंटरप्रिटेशन ट्रिक क्या है? ग्राफ और तालिका के 20 प्रश्नों के लिए रोज 2 सेट हल करें, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कैलकुलेशन स्पीड तेज करने के लिए प्रतिशत और औसत के साथ शॉर्ट ट्रिक्स सीखें, ठीक है। ट्रिक की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको लगाना है। जैसे ही आप लगाना सीख जाएंगे बहुत आसानी से ये हो जाएगा।
हिस्ट्री और मूवमेंट, तो ये तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन ये करवा दिया गया है। वन लाइनर और PYQ जो है आपके प्रमुख तिथियां हैं, नेताओं की सूची आदि याद रखिए, यहीं से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं और ये निरंतर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो तुक्केबाजी आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप यहां पर 4 नहीं 5 विकल्प अब यूपी SSS पूछने लगा है, तो ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं। और 5वां विकल्प जो इनमें से कोई होता है वो भी सही होता है, ठीक है। यूपी SSS तुक्केबाजी के सख्त खिलाफ है। जब से नए अध्यक्ष आए हैं यूपी SSS की स्पीड भी बढ़ गई है काम करने की और चीजें भी स्पष्ट हो गई। तो क्या पेट 2026 में निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है। लेखपाल या अन्य परीक्षाओं के लिए सेफ स्कोर कितना होता है? तो देखिए, स्कोर तो भर्ती पर डिपेंड करता है। आपके लिए 70 भी सेफ हो जाता है, 60 भी सेफ हो जाता है, 57 भी सेफ हो जाता है। भर्ती कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करेगा। भर्ती अगर 2000-3000 के आसपास है तो मिनिमम आपको 65 स्कोर करना पड़ेगा। पेपर कितना आसान कठिन है उस पर भी डिपेंड करेगा। करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ना है? देखिए, मेन फोकस आपको पिछले 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स पर रखना है, बाकी साल भर का तो आपको पढ़ना है। यूपी SSS का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी एक पेपर हुआ था जहां पर उन्होंने पिछले वर्ष का बजट पूछ लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, सबसे बड़ी जरूरत होती है एग्जाम टाइम तैयारी करने के लिए कि आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स हो। अब नोट्स कहाँ मिलते हैं? या तो आप दिन भर क्लास में टाइम वेस्ट करें, तो उतना तो समय आज के समय में किसी के पास नहीं होता है। आप कुछ और भी करना चाहते हैं साथ में, तो वो भी करते रहिए। नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएं। कैसे? यूपी SSS PET 2026 के नोट्स, जिसमें आपको 3000 MCQ PYQ मिलेंगे, 3000 से 10,000 तक तकरीबन आपके वो मिलेंगे, आपको वन लाइनर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, भारतीय इतिहास के, भूगोल के, संविधान, लोक प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सबका मैं आपको वन लाइनर्स और MCQ PYQ सब दूंगा। फीस मात्र 199 रखी गई है अभी, और इसमें आपको जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर PET 2026 लिखकर भेज दीजिए। पेट 2026 व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको पूरा कंटेंट हम विधिवत तरीके से उपलब्ध कराएंगे। ये तो रही बात ही है। इसके साथ हम आपको एक चीज और उपलब्ध कराएंगे जो आपको और कोई उपलब्ध नहीं करवाता है। तो इसके अलावा हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए MCQ का ये फॉर्मेट देंगे, जिससे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर लॉक करते हैं। जैसे ही आप करेक्ट ऑप्शन लॉक करेंगे तो ये बैकग्राउंड आपका ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर नीचे व्याख्या भी आ जाएगी। अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत आसान उत्तर होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ा है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। फिर से देखिए, सही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन देखिए, वैसे तो ये बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन हम आपको एक रॉन्ग ऑप्शन चूज करके दिखाते हैं, सेलेक्ट करके दिखाते हैं कि क्या होगा। जब हमने रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट किया तो जो रॉन्ग ऑप्शन था उसका बैकग्राउंड रेड हो गया और एक स्ट्राइक थ्रू आ गया उस ऑप्शन पर, और करेक्ट ऑप्शन ग्रीन बैकग्राउंड के साथ आपको दिखा। और यहाँ पर यह नारा तिलक जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। वे उग्रवादी दल यानी कि गरम दल के प्रमुख नेता। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रीसेट बटन भी है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इस पर जाके अपने 50 प्रश्नों को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब तक आप ये रीसेट बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो आपका जो प्रोग्रेस है वो ब्राउजर में ही आपके सेव बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपके जो 50 प्रश्न है, कभी फोन आ गया, कभी किसी ने बुला लिया, तो जो आपकी प्रोग्रेस है वो डिलीट नहीं होगी आपके ब्राउजर से। तो ये सारी चीजें हम आपको करवा के इसी बैच में देंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपी SSS PET 2026, यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, वन लाइनर्स, 4000 तकरीबन आपको PYQ MCQ प्रोवाइड करवाए जाएंगे और तकरीबन आपको 10,000 वन लाइनर्स मिलेंगे मात्र 199 रुपए में। जुड़ना है आपको तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर पेट 2026 या पेट नोट्स लिखकर भेज दीजिए और हम आपको ये पूरा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। तो समय बहुत कम बचा है आपके एग्जाम में, 71 दिन का लगभग समय है और 15 अक्टूबर अगर हम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मानकर चलते हैं। तैयारी अभी से आपको करनी होगी और निरंतरता बनाए रखनी होगी। निरंतरता बना के रखने के लिए आपको कहीं पर जुड़ना
होगा, जो आपको लगातार याद दिलाता रहे कि ये टॉपिक पढ़ लीजिए आज, ये टॉपिक आज पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आज पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी लगातार फ्लो में बनी रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ जाएगा। फिर आप आने वाली लेखपाल की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती और बहुत सारी भर्तियों में अपना भविष्य बना पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। और ओटीआर की आवश्यकता है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, तो ओटीआर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो भी अपना फिल कर लीजिए।